मैंने बाद में जिन मित्रों से भेंट की, उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन बंदियों में से नहीं था जिनके लिए शिविर में भर्ती होने का अनुभव बहुत ही निराशाजनक रहा हो। जब आश्विज में पहली रात बीतने के बाद सुबह हुई, तो उस घटना के दौरान मैं सहज भाव से मुस्कुराने के अलावा कुछ न कर सका। हमें अपने ब्लॉक से बाहर न आने के कड़े निर्देश दिए गए थे, लेकिन हमारा एक साथी किस तरह घुसपैठ करके हमारे ब्लॉक तक आ ही गया। वो हमसे कुछ सप्ताह पहले वाले काफिले में आश्विज पहुंचा था। वो हमारे मन को दिलासा और तसल्ली देने के साथ साथ कुछ और बातें भी बताना चाहता था। वह इतना दुबला हो गया था कि पहले तो हम उसे पहचान ही नहीं सके। उसने अपने हास्यबोध और मुझे परवाह नहीं वाले रवैये के साथ हमें झटपट कुछ टिप्स दिए, जैसे भयभीत मत होना, चुनाव के समय हिम्मत बनाए रखना, डॉक्टर एम ऐसे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टरों के लिए थोड़ा लिहाज कर लेता है। मेरा ये साथी गलत कह रहा था। झोपड़ियों के ब्लॉक के एक डॉक्टर कैदी की आयु लगभग 60 साल थी। उसने मुझे बताया था कि उसने डॉक्टर एम से विनती की थी कि वह उसके बेटे को बचा ले, जिसके भाग में गैस चैम्बर ही लिखा था, पर डॉक्टर एम ने बड़ी बेरहमी से इनकार कर दिया था। और एक बात तो मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ। उसने अपनी बात जारी रखी। हजामत करना मत भूलो। अगर मुमकिन हो सके तो रोज करो, भले ही तुम्हें इसके लिए कांच के टुकड़े का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े, भले ही इसके बदले में अपना डबल रोटी का टुकड़ा ही क्यों न देना पड़े। इस तरह तुम जवान दिखोगे और गालों पर लाली भी बनी रहेगी। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ एक ही उपाय है। तुम्हें देखकर लगना चाहिए कि तुम काम करने के लिए पूरी तरह से फिट हो। मान लो कि तुम्हारे पाँव पर कोई छाला हो गया और तुम उसकी वजह से लड़खड़ा कर चल रहे हो, और अगर एसएस का कोई अधिकारी या सिपाही तुम्हें देख लेता है तो वो इशारा करके तुम्हें कतार से अलग कर देगा और अगले ही दिन तुम खुद को गैस चैम्बर में पाओगे। तुम जानते हो, हमारे यहाँ कमजोर, दयनीय, मरियल, रोगी और शारीरिक कर कार्य न कर पाने वाले व्यक्ति को मोस्लेम कहकर पुकारा जाता है। देर सवेर उन सभी व्यक्तियों को गैस चैम्बर का निशाना बनना ही होता है, जो इन लोगों के किसी काम के नहीं होते। इसलिए याद रखो, हजामत करो, तनकर खड़े रहो और पूरी चुस्ती के साथ काम करो। फिर तुम्हें किसी गैस चैम्बर के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हें यहाँ आए 24 घंटे से भी कम समय हुआ है, लेकिन किसी को भी गैस के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। और फिर वही मेरी ओर संकेत कर बोला, हाँ तुम इनका अपवाद कहे जा सकते हो, और आशा करता हूँ कि तुम मेरी इस बेवकूफ़ी को माफ़ कर दोगे। फिर उसने दूसरों के आगे अपनी बात दोहराई, तुम सब लोगों में से केवल यही एक बंदी ऐसा दिखाई दे रहा है जिसे अगली बार गैस सफर के लिए चुने जाने का भय होना चाहिए। इसलिए तुम लोग निश्चित रहो। उसकी ये बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि उस दिन अगर मेरे स्थान पर कोई भी होता तो वह भी इसी तरह मुस्कुराता। एक बार लेसिंग ने ठीक ही कहा था, कुछ न कुछ ऐसा तो जरूर होना चाहिए जिसके कारण तुम अपना विवेक खो बैठो, वरना तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ और नहीं है। एक असामान्य परिस्थिति के लिए एक असामान्य प्रतिक्रिया को ही सामान्य बर्ताव माना जाएगा। हम मनोवैज्ञानिक यही मानते हैं कि किसी भी असामान्य हालत के लिए इंसान की प्रतिक्रिया भी असामान्य ही होती है। बंदी शिविर में दाखिला होने पर किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसकी मन की असामान्य अवस्था को ही दिखाती है। अगर तटस्थ भाव से देखा जाए तो ये सामान्य बात ही है। ये बाद में समझ में आएगा कि उन हालात पर यह बस एक तयशुदा प्रतिक्रिया थी। जैसा कि मैंने बताया, कुछ ही दिनों में इन प्रतिक्रियाओं में बदलाव आने लगा। बंदी पहले से दूसरे चरण में आ गए। इस चरण तक आते आते कैदी भावात्मक रूप से मर चुके थे। बंदियों की मानसिक अवस्था में बदलाव। पहले बताई गई प्रतिक्रियाओं के अलावा नए बंदी दूसरे बंदियों के उन गहरे तकलीफदेह भावों की पीड़ा को भी महसूस करते थे जिसे वे सबके सामने दिखाना चाहते थे। कैदी की अपने घर व परिवार के लिए गहरी तड़प सबसे पहले सामने आती थी। कई बार यह इतनी तीव्र और गहरी हो उठती, उसे ऐसा लगता जैसे वह तड़प ही उसे
निगल जाएगी। इसके बाद उसके मन में घृणा का भाव जागता, उसे उस सारी बदसूरती से घृणा होने लगती जो उसके आसपास खड़ी थी, भले ही वह सिर्फ अपने बाहरी रूपों में ही क्यों न हो। अधिकतर बंदियों को फटेयाल चित्रों से बनी वर्दी पहनने को मिलती, जिसकी तुलना में शायद खेतों में कौवों को भगाने के लिए लगाए गए साग पकौड़े भी सुंदर दिखते होंगे। शिविर की झोपड़ियों के बीच कीचड़ फैला रहता, कोई उसे जितना भी साफ करने की कोशिश करता, उसे उतना ही अधिक उसके संपर्क में आना पड़ता। नए कैदियों को बड़े ही चाव से उन दलों के बारे में विस्तार से बताया जाता, जिन्हें शौचालय साफ करने और मल ढोने का काम करना होता था। हमेशा की तरह ढलान युक्त खेतों की ओर मल ढोते समय कुछ गंदगी छलक कर धोने वाले के चेहरे पर आती। अगर वो घृणा जाहिर करता या अपना मुंह साफ करने की कोशिश करता तो काबू यानी सिपाही का कोड़ा बरस जाता, इसलिए सारे बंदी जल्दी ही सामान्य प्रतिक्रिया देना बंद कर देते थे। पहले पहले जब कोई बंदी किसी दूसरे समूह को सजा के रूप में दी गई परेडों का दृश्य देखता तो अपना मुंह फेर लेता। वह सहन नहीं कर पाता कि उसके साथी सजा के नाम पर घंटों परेड में जुटे रहे और बदले में मुक्के और घुसे खाते रहे। कई सप्ताह गुजर गए, धीरे धीरे हालत बदलने लगे। सुबह के समय जब वो भी नहीं फटी थी, अपने दरवाजे के पास खड़े बंदी अपने दल के साथ परेड के लिए तैयार थे, तभी एक कैदी ने किसी की चीख सुनी। उसने एक साथी को ठोकर मारकर गिराया था, फिर झटके से उठाकर दोबारा ठोकर मारकर पटका गया था, लेकिन उसका कसूर क्या था? दरअसल उसे उस दिन बुखार था, पर उसने अपनी बीमारी की सूचना गलत समय पर दी थी। उसे इस बात के लिए सजा दी जा रही थी कि उसने अपने काम से बचने के लिए ऐसा प्रयास किया। उस समय उसके स्थान पर दूसरे बंदी को काम के लिए नहीं भेजा जा सकता था। लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के दूसरे चरण में पहुंच चुके बंदी अब ऐसे दृश्य देखकर अपने मुंह नहीं फेरते थे। तब तक उनकी भावनाएं धुंधलाकर करीबन मर चुकी होती और वे ऐसे दृश्यों को बड़ी उदासीनता से ताकते रहते थे। एक और उदाहरण, उस आदमी ने खुद को रोगियों के कक्ष में के बाहर पाया। उसे उम्मीद थी कि उसे शिविर में ही हल्का काम करने की इजाज़त मिल जाएगी, जो कि चोट, बुखार या शरीर में सूजन के कारण कभी-कभी मिल जाया करती थी। तभी वहाँ पर एक 12 साल के बच्चे को लाया गया। शायद उसे घंटों बर्फ में खड़े रहने की सजा दी गई होगी, या फिर वह जूते पहने बिना ही शिविर के बाहर घंटों काम करते हुए बीमार हो गया होगा। उसके पैरों की उंगलियों में सीते दर्द हो गए थे। डॉक्टर ने उन्हें चुन चुनकर चिमटी से निकाला, वरना गैंग्रीन से हालत और भी खराब हो सकती थी। और हमारे दर्शक बंदी नाराजगी, डर, तेज और तरस खाने जैसे भावों को महसूस नहीं कर पाते थे। शिविर में कुछ ही सप्ताह रहने के बाद उनके लिए कष्ट सहते लोग, मरणासन्न हालत वाले लोग तथा मृतक इतने आम हो गए थे, अब ये सब उनके भावुक नहीं कर सकता था। मैंने भी टाइफस, एक संक्रामक रोग से पीड़ित रोगियों की झोपड़ी में कुछ समय बिताया है। इन रोगियों को बहुत तेज बुखार था और इनमें से अधिकतर वहाँ बेसुध पड़े रहते थे। अनेक रोगी तो मरने के कगार पर थे। एक दिन उनमें से एक की मौत हो गई। इसके बाद मैंने बिना किसी भावात्मक उथल पुथल वाला एक ऐसा दृश्य देखा जो हर मौत के बाद यूं ही प्रतिदिन दोहराया जाता था। एक एक कर सारे कैदी उस शव के पास आने लगे, जो अभी पूरी तरह से अ, ठंडा भी नहीं हुआ था। एक ने उसका आलू का बचा हुआ भोजन लपक लिया। दूसरे ने तय किया कि लाश के लकड़ी के जूते उसके अपने जूतों से बेहतर हो सकते थे, और उसने उन्हें बदल लिया। एक तीसरे आदमी ने लाश के कोट के साथ यही किया, और एक अन्य आदमी को जो पाकर बेहद खुशी मिली, उसे जानकर तो आप भी चकित रह जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसे क्या मिला होगा? उसे उस लाश की जेब में एक लंबी डोरी मिली। मैंने ये सब बड़े सीधे सच्चे और विरक्त भाव से देखा। हार कर मैंने एक चिकित्सक सहायक से उस शव को वहां से हटाने का आग्रह किया। उसने उस शव को टांगों से पकड़ा और दो ऐसे तख्तों की पंक्तियों के बीच बने बरामदे में रोकने के लिए छोड़ दिया, जहाँ पर 50 टाइफस रोगियों के बिस्तर पड़े हुए थे। वह उस शव को कच्चे ऊबड़-खाबड़ फर्श पर घसीटता ले गया। वो खुले स्थान की ओर ले जाने वाली दो सीढ़ियाँ हमारे लिए शुरू से ही परेशानी की वजह से बजा रही थी, क्योंकि हम सब लंबे समय तक भरपेट भोजन न मिलने की वजह से बहुत दुबले और मरेल हो गए थे। शिविर में कुछ ही माह बीतने के बाद हम उन 6-6 इंच की ऊंचाई पर बनी सीढ़ियों पर चढ़ने के लायक नहीं रह गए थे। कमजोरी के कारण हमें किसी चौपाई की तरह अपने हाथों पर भार देते हुए अपने आप को सीढ़ियों से ऊपर घसीटना पड़ता था।
सबको घसीट कर ले जाने वाले व्यक्ति दरवाजे के पास पहुंचा। उसने बहुत जोर लगाते हुए अपने आप को हिलाया और फिर शव को घसीटना आरंभ किया। पहले पैर, फिर धड़ और अंत में एक विचित्र से घनघनाते सुर में शव का सिर उन दो सीढ़ियों से जा टकराया। मेरी जगह झोपड़ी के ठीक दूसरी ओर एक छोटी सी खिड़की के पास थी। मैं अपने ठंडे हाथों से थामे गए सूप की कटोरी से भुक्कड़ों की तरह गर्म सूप कुटक रहा था। अचानक मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। अभी जिस लाश को बेरग से हटाया गया था वह वहां पड़ी खुली आंखों से मुझे ही ताक रही थी। 2 घंटे पहले ही तो मैंने उस आदमी से बात की थी, पर यह दृश्य देखने के बाद भी मैं बेलाक होकर अपना सूप पीता रहा। अगर पेशेवर रुचि के चलते मेरे भावों की कमी ने मुझे हैरान न किया होता, शायद मुझे इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि इसमें मेरी कोई भावनाएं शामिल नहीं थी। बंदी की उदासीनता, भावना का विस्फोट तथा यह सोच रखकर कि बस अब वह किसी की परवाह नहीं करता, वे सब ऐसे ही लक्षण थे जो कैदियों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के दूसरे चरण में उभरते थे और धीरे धीरे उसे दिन प्रतिदिन की मार पिटाई और अवहेलना के लिए असंवेदनशील बना देते थे। इस असंवेदनशीलता के जरिए बंदी स्वयं के इर्द गिर्द जरूरी बचाव कार्य खोलकर निर्माण कर लेते थे। तो दोस्तों, ये चैप्टर 4 यहाँ पर समाप्त होता है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से एक जो मरियल और जिस प्रकार से काम बीमार आदमी कोई बीमारी हो जाती थी या किसी को प्रॉब्लम होती थी, तो उसे किस प्रकार से अपनी मौत का सामना करना पड़ता था। और लास्ट जब कोई यहाँ पर मौत हो जाती थी तो लोग किस प्रकार से बिहेव करते थे, मतलब लोगों के अंदर से संवेदना सब खत्म हो चुकी थी।